Bismillahirrahmanirrahim. This is our last topic of transfer pricing, and in this session we will discuss on the negotiated transfer pricing technique. आप जो है वो and we will try कि हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इलिस्ट्रेशन के ज़रिए से ट्रांसफ़र प्राइसिंग में नेगोशिएटेड ट्रांसफ़र प्राइसिंग को सीखने की कोशिश करें. Our today's objectives of the session are we have to understand and evaluate the negotiated transfer pricing, and we will describe the range of feasible transfer prices when they are unused capacity and alternative methods for arriving at the eventual negotiated prices. हम लोग जब हमारे पास अनयूज कैपेसिटी होती है तो उस वक्त हम लोग अपनी नेगोशिएटेड ट्रांसफ़र प्राइसिंग किस तरह से करते हैं, और वो जो इवेंचुअल जो अल्टरनेटिव मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एंड अराइविंग एट द फाइनल नेगोशिएटेड ट्रांसफ़र प्राइस, उसके ऊपर हम बात करेंगे. फिर हम जनरल गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे, और फिर हम लोग इनकॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस कंसिडरेशन इन मल्टी नेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और मल्टी नेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हम इनकम टैक्स को किस तरीके से कंसिडर करते हैं, ये हम कुछ बात करेंगे. So negotiated transfer price results from discussion between the selling and buying divisions. हमने अभी बात की थी, जो पिछले हमारी डिस्कशंस थी उसके अंदर हमने कहा कि जब हम डिविजनल मैनेजर को ऑटोनॉमी देते हैं, जब हम डिविजनल मैनेजर्स को डिसीजन पावर देते हैं, तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डिसीजंस का, तो वो अपने मुताबिक डिसीजन कर सकता है. तो जब वो अपने मुताबिक डिसीजन करता है तो उसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है सेलिंग और बाइंग डिवीजन्स में. जैसे हमारी पिछले डिस्कशन में एक एग्जाम्पल थी जिसमें हमने ये कहा कि अगर हम सेलिंग डिवीजन की बात करें तो वो चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्राइस मिले, और जो बाइंग डिवीजन है तो वो क्या चाहेगा कि उसको मिनिमम प्राइस मिले. और जैसे हम लोगों ने ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल देखी थी, तो उसमें हमने ये कहा कि हमारी जो मार्केट प्राइस है दैट इज 85, और अगर हम लोग उसकी कॉस्ट बेस्ड प्राइस के ऊपर डालते हैं तो दैट इज 80. तो जो बाइंग डिवीजन है वो कोशिश करेगा 80 पे खरीदने की, और जो सेलिंग डिवीजन है वो कोशिश करेगा कि मुझे अपनी कॉस्ट प्लस उसके ऊपर जो है वो मार्जिन भी मिले. तो जब हम कॉस्ट प्लस मार्जिन की प्राइस की बात की थी हमने उसमें, तो हमें वो 87.5 प्राइस बनी थी, लेकिन मार्केट प्राइस 85 थी. तो इस लिहाज से वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि जो बाइंग डिवीजन था वो फिर कह रहा वो सोच सकता था या वो कर सकता था कि भाई वो मार्केट से खरीद ले $85 पर बैरल के ऊपर, और जो सेलिंग डिवीजन था वो चाह रहा होगा कि वो उसको 87.5 पर बैरल प्राइस मिल जाए. तो इस तरीके से ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया बिटवीन द टू डिविजन्स, बिटवीन द टू मैनेजर्स, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मैनेजर्स एंड डिविजन्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय नेगोशिएटिंग टू ईच अदर. जब वो एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं और उसके नतीजे में जो प्राइस जो है वो फाइनल की जाती है, दैट प्राइस इज कॉल्ड नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस. सो समझ लें कि negotiated transfer price is the price which is the result of discussion between the selling and buying divisions. When selling and buying divisions managers negotiate to each other for setting a price, and in this way the price is set, that price is called negotiated transfer price. So there is a certain range of transfer price. In this case,
सर्टन रेंज होती है ट्रांसफर प्राइस की, विच इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, which has upper limit and lower limit. So range of acceptable transfer price can be between these two limits, upper limit और lower limit के दरमियान में हो सकती है. So advantages क्या हो सकते हैं? अब अच्छा, अपर लिमिट क्या हो सकती है एक negotiated transfer price की? अपर लिमिट इज डिटर्मिन्ड बाय द बाइंग डिवीजन. जो बाइंग डिवीजन है वो अपर लिमिट डिसाइड करता है. वो ये कहता है कि भाई इससे ज्यादा वो प्राइस पे नहीं करेगा. अगर वो जो अपर लिमिट है, मीन मैक्सिमम प्राइस जो है वो बाइंग डिवीजन सेट करेगा. बाइंग डिवीजन विल से दैट up to this level I can pay the price, and beyond that or upper of and more than that I cannot pay and I will not pay. So the manager of buying division will decide the upper limit of the transfer price or a negotiated transfer price, while the selling division will set the lower limit of जो ट्रांसफर प्राइस. लोअर लिमिट से क्या मुराद है? वो ये कहेगा कि वो इससे कम पे बेचेगा नहीं, मीन इससे कम के ऊपर वो चीज को ट्रांसफर नहीं करेगा. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये दो लिमिट्स होती हैं. अपर लिमिट इज डिसाइडेड और डिटरमिन्ड बाय द बाइंग डिवीजन, एंड लोअर लिमिट इज डिटरमिन्ड बाय द सेलिंग डिवीजन. सेलिंग डिवीजन कहेगा कि भाई मैं इससे कम पे ऊपर तो बेच ही नहीं सकता हूं, मैं इससे कम के ऊपर. आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं जी कि ये तो मेरी कीमतें खरीद भी नहीं है, इससे कम पे मैं नहीं दे सकता हूं. तो मीन वो जो लिमिट होती है जिससे कम के ऊपर वो नहीं बेचता, उसको हम लोग लोअर लिमिट कहेंगे, और लोअर लिमिट इज सेट बाय द सेलिंग डिवीजन. और जो मैक्सिमम प्राइस होती है दैट इज सेट बाय द you may say buying division, and the minimum price is set by the selling division. तो ये दो डिवीजन जो हैं वो इन मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस को सेट करते हैं. So what are the advantages of transfer pricing? They preserve the autonomy of divisions, which is consistent with the spirit of decentralization. हम ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम मैनेजर्स को ऑटोनॉमी देते हैं, और ऑटोनॉमी से मुराद क्या होता है कि दे आर फ्री टू डू देयर डिसीजंस, दे आर फ्री टू take any decision regarding the investment or regarding the management or operations of the department or division. And in decentralization हम लोग यही काम करते हैं कि हम मैनेजर्स को ऑटोनॉमी देते हैं, मैनेजर्स को हम लोग इख्तियार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद कर सकें. तो जो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस है वो बेसिकली इसी स्पिरिट को, इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रेंथन करती है, कि जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजर्स आर प्रिजर्व इन नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस. नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस में जो ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजर है, जो मैनेजर की डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, वो जो होती है वो आप समझ लें कि उसको हम एक्सरसाइज करते हैं. जो ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजर्स होती है वो हम लोग अंडरमाइन नहीं करते हैं, वो हम लोग प्रिजर्व करते हैं, और उसके मुताबिक उनको जो एडवांटेजेस होते हैं नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस में, उनमें ये भी एक एडवांटेज है कि उनकी ऑटोनॉमी जो है वो अंडरमाइन नहीं होती है, और उनको अपनी ऑटोनॉमी, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की जो है वो इजाज़त हो सकती है. So the managers negotiating the transfer price are likely to have much better information about the potential costs and benefits of the transfer than others in the company. भाई जिन लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग नेगोशिएट करनी है, द मैनेजर्स ऑफ द डिवीजन,
उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होती है अपनी पोटेंशियल कॉस्ट की और बेनिफिट्स की, जो कि वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक दूसरे के एक कंपनी में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। जो ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनकी कॉस्ट और उनके बेनिफिट्स उन मैनेजर्स से ज्यादा कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से एक बेहतर प्राइस जो है वो सेट की जा सकती है। रेदर देन कि टॉप मैनेजमेंट एक प्राइस सेट करे, उससे बेहतर ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो खुद उसको नेगोशिएट करें और खुद उसको डिसाइड करें कि क्या प्राइस होनी चाहिए। और वो प्राइस एक बेहतर प्राइस हो सकती है, बिकॉज द मैनेजर्स हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स and departments. That's why they can set a better price on the base of that first hand information. तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग में जो मैनेजर जब नेगोशिएशन करते हैं, तो वो हमारे लिए जो प्राइस सेट करते हैं या हम जो उस तरीके से प्राइस सेट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा रेलेवेंट होती है एज कंपेयर टू द प्राइस सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो इसलिए हम लोग इनके बेनिफिट्स के ऊपर ये कह सकते हैं कि एक तो उनकी जो मैनेजर्स की ऑटोनॉमी होती है वो अंडरमाइन नहीं होती है, उनको हम लोग जो है वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की इजाज़त देते हैं और बेहतर तरीके से वो अपनी प्राइस को सेट कर सकते हैं और अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनके पास चूंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और इसलिए वो बेहतर प्राइस सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस की एक रेंज होती है, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। मिनिमम रेंज इज सेट बाय सेलिंग डिवीजन एंड मैक्सिमम लिमिट इज सेट बाय बाइंग डिवीजन। तो वो जो मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस है, उनकी सेटिंग भी दोनों मैनेजर्स कर रहे होते हैं। ओके जी। Negotiated transfer pricing most appropriate where there are market imperfections for the intermediate products and managers have equal bargaining power. Negotiated transfer prices कामयाब तभी हो सकती है जब मार्केट में imperfections हों for the intermediate products. मीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट मार्केट ना हो। परफेक्ट मार्केट क्या होती है? जिसमें अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, और किसी भी बायर और सेलर की उस मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए उनको हम लोग परफेक्ट मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर इम्परफेक्ट मार्केट है, मीन वहां पे उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड नहीं है, या उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी का एक स्पेसिफिक कंट्रोल है, तो या उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, तो उस सूरत में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है वो नेगोशिएटेड प्राइस जो है वो यूज कर सकते हैं। और नेगोशिएटेड प्राइस तभी जो है वो बेहतर काम कर सकती है अगर हम लोग मैनेजर्स को इक्वल बारगेनिंग पावर देंगे। मीन ऐसे हो, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मार्केट में गुंजाइश ही ना हो, वो मार्केट में बिकती ही ना हो, तो फिर जो बाइंग डिवीजन है उसके पास बारगेनिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। वो एक्सप्लॉइट कर सकता है सिचुएशन को। वो यही कहेगा कि भाई ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बेचते हो तो जाओ मार्केट में बेच लो। अब वो मार्केट में बिक ही नहीं सकती, बिकॉज मार्केट में उसकी ना तो कोई डिमांड है, ना तो उसकी कोई ना कोई जो है वो आप समझ ले कि यूजेज है। तो इसलिए वो उसके पास मजबूरी है सेलिंग डिवीजन्स की कि वो अपनी प्रोडक्ट अपने ही डिवीजन को दे। तो उस सूरत में वो अपनी जो है वो बारगेनिंग पावर चूंकि उसके पास ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या कर सकता है कि अपनी उस बारगेनिंग पावर को यूज करके कम से कम प्राइस जो है वो सेट करेगा, या उस अपनी मर्जी की प्राइस सेट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि बारगेनिंग पावर ऑफ मैनेजर है, जो कि सेलिंग डिवीजन के भी और बाइंग डिवीजन की जो बारगेनिंग पावर है वो ऑन इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि एक के पास जो है वो ज्यादा पार हो, ज्यादा उसके पास जो है वो एक्सप्लॉइट करने की सिचुएशन हो और दूसरे के पास ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में नेगोशिएटेड प्राइस जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करती है। Okay, to be effective managers
must understand how to use cost and revenue information। और इफेक्टिवली इस टेक्निक को यूज करने के लिए मैनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन, कॉस्ट और रेवेन्यू इंफॉर्मेशन को समझने की और उसको इस्तेमाल करने की समझ सूझबूझ होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द रेलेवेंट कॉस्ट्स एंड व्हाट आर द रेलेवेंट रेवेन्यूज रिगार्डिंग द transfer prices and regarding the products, and if they don't know about the cost and revenue information or cost and revenues of the particular product or department, they would not negotiate properly। अब उसकी negotiation तभी बेहतर होगी जब उसकी तैयारी होगी, जब उसके पास पॉइंट्स पूरे होंगे, जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। और अगर उसके पास कॉस्ट और रेवेन्यूज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो इफेक्टिवली मैनेजर जो है वो अपनी प्राइस को नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, बारगेन नहीं कर पाएगा। तो इस लिहाज से अगर हमारे पास एक डिवीजन के पास तो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, लेकिन दूसरे डिवीजन के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, तो तभी भी बारगेनिंग पावर जो है वो इक्वल नहीं रहेगी। एक को जो है वो एडवांटेज हासिल हो जाएगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसको मालूम होगा कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने रेवेन्यूज हैं, और उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी प्राइस को सेट करने की, अपनी लिमिट को डिसाइड करने की कोशिश करेगा। वाइल द अदर मैनेजर हैव नो सच इंफॉर्मेशन, तो फिर वो जो मर्जी उसके साथ हो जाए उसको कोई मसला नहीं होगा या उसके साथ उसको कोई मालूम नहीं पड़ेगा। सो बी इफेक्टिव और टू यूज द this technique of negotiated pricing effectively, managers must understand how to use cost and revenue information। और सबसे जो आखिरी चीज है, क्लेम्ड बिहेवियरल एडवांटेजेस। और जो बिहेवियरल एडवांटेजेस हैं, मीन जो कि आप समझ लें कि चूंकि मैनेजर्स इस नेगोशिएशन में शामिल होते हैं, और जो मैनेजर्स जब इसमें नेगोशिएट करते हैं तो वो इसको ओन करते हैं। जब वो इसको ओन करते हैं तो फिर वो उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को या अपने ऑपरेशंस को या अपनी मोटिवेशन को या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस में चूंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उनकी कंसेंट शामिल होती है, इस वजह से वहाँ पे जो बिहेवियरल एडवांटेजेस हो सकते हैं, जो कि एक मैनेजर के बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक काम नहीं का हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन नहीं आती हैं। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन क्लेम दैट के मैनेजर्स के जो बिहेवियर होते हैं वो इंक्लाइंड टूवर्ड्स द यू मे से अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी हो जाते हैं, और उनकी ओनरशिप बढ़ जाती है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या हैं नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस की? कैन लीड टू सब ऑप्टिमल डिसीजन। चूंकि वो दोनों ऑटोनोमस होते हैं मैनेजर्स, तो इस वजह से वो अपने अपने जो है वो एरिया के ऊपर फोकस्ड होंगे, और अल्टीमेटली कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं उनको कोई भी मद्देनजर नहीं रखेगा। तो इस लिहाज से वो एक ऐसी ट्रांसफर प्राइस सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी के ऑप्टिमल पॉइंट नहीं आ सकता है, या कंपनी का सब ऑप्टिमल लेवल के ऊपर काम किया जा सकता है, या इस तरह से कह ले कि कंपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकती है, और मैनेजर्स जो कि डिसाइड करते हैं उसके मुताबिक कंपनी के भी ऑपरेशंस चलेंगे। तो ये रिजल्ट, इसके रिजल्ट में नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग के रिजल्ट के में सब ऑप्टिमल डिसीजंस हो सकते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो ऐसे ट्रांसफर प्राइस सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का ऑप्टिमल लेवल अचीव नहीं हो सकता हो, तो उस तरह के सिचुएशन के अंदर सब ऑप्टिमल डिसीजंस पॉसिबल होते हैं। तो इसलिए ये एक इसकी लिमिटेशन है कि इसमें हम सब ऑप्टिमल डिसीजंस की तरफ जा सकते हैं। The second one is this is time consuming because managers have to
कंसल्ट टू ईच अदर, हैव टू नेगोशिएट टू ईच अदर, और फिर उनकी मीटिंग होगी, उनके साथ डिस्कशन होगी, फिर जाके उनकी इनमें एक जो है वो बार्गेनिंग होगी, तो तब जाके ये वाला मामला जो है वो तय होगा। तो इट विल टेक टाइम definitely, and this technique is time consuming. This is not just कि एक आदमी ने decision करना है, because in this situation two departments are negotiating to each other. When two departments are involved and two persons are involved, तो उसमें time taking procedure आ जाता है, उसमें ज्यादा वक्त लगने की जो है वो सिचुएशन हो सकती है, ज्यादा वक्त लग सकता है। तो इस चीज के लिए नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग की एक लिमिटेशन ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, और जो कि टॉप मैनेजमेंट में या सेंट्रलाइज्ड डिसीजन के अंदर जब एक ही आदमी ने या टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन करना होता है, तो उसमें ये वाली सिचुएशन जो है वो कवर अप हो सकती है, लेकिन उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। Okay, divisional profitability may be strongly influenced by bargaining skills and powers of divisional manager. अगर दो डिवीजन्स हैं, एक बाइंग डिवीजन है, एक सेलिंग डिवीजन है, और एक डिविजनल मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन भी बेहतर है, उसकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अच्छे तरीके से अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर पाएगा और अच्छे तरीके से अपने केस को फाइट करेगा, और वो बेहतर प्राइस जो है वो अपने हक में ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस लिहाज से, और अगर इन द ऑन द अदर साइड अगर दूसरा मैनेजर जो है वो इतना वोकल नहीं है, इतना तैयार नहीं है, इतना होशियार नहीं है, चालाक नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, वो दब सकता है फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ अदर मैनेजर। तो इस ये भी एक इसका जो है वो लिमिटेशन हो सकती है कि एक मैनेजर अगर इन्फ्लुएंशियल है तो वो अपना बेनिफिट ज्यादा हासिल कर लेगा एज कंपेयर टू द अदर मैनेजर। सो दोनों मैनेजर का इन्फ्लुएंशियल और एट पार और इक्वल स्ट्रेंथ और इक्वल क्वालिटीज और इक्वल बार्गेनिंग पार और बार्गेनिंग स्किल्स के साथ होना चाहिए। एंड और दो आदमियों की जो बार्गेनिंग स्किल्स एक जैसी जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हर एक आदमी दूसरे आदमी से मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए जिसकी भी इन जो बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होंगी वो इन्फ्लुएंस कर जाएगा, और वो अपने हक में जो है वो प्राइस को सेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि दोनों जो मैनेजर्स होते हैं या बार्गेनिंग पार्टीज होती हैं, उनकी जो बार्गेनिंग स्किल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, और ये भी एक जो है वो लिमिटेशन आ जाती है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। इनअप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये अप्रोप्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, नो मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एन इन इम्परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट। अगर तो मार्केट ही नहीं है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, तो उस सिचुएशन में हम नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक प्रोडक्ट की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मार्केट ही नहीं है, तो उस सूरत में जो बाइंग डिवीजन होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो बार्गेनिंग पावर उसकी जो है वो मैक्सिमम होगी। वो ये कहेगा भाई ठीक है, आप मुझे नहीं देते हो ट्रीट, तो जाओ मार्केट में बेच लो, क्योंकि उसको पता है कि ये मार्केट में बिकनी ही नहीं है, ये तो मजबूरी है, इनको मुझे ही देना पड़ेगी। तो इसलिए उस सिचुएशन में हम नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग डिवीजन की ही मर्जी चलेगी, और जो सेलिंग डिवीजन होगा वो बेचारा जो है वो डिपेंडेंट होगा ऑन द बाइंग डिवीजन। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, जब वो मार्केट में नहीं बिक सकती है या मार्केट में उसकी इम्परफेक्ट मार्केट है, तो उस सूरत में हम लोग फिर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग उस वक्त यूज कर सकते हैं कि जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मार्केट भी होगी और वो मार्केट में बिक सकती होगी, तब हम लोग जो है वो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस यूज कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली some characteristics and limitations of negotiated transfer pricing technique. Okay, here we have an example to understand the negotiated transfer pricing.
Assume the information as shown in the respect to Imperial Beverages and Pizza Moven. Both companies are owned by Harris and Lauder. Harris and Lauder एक कंपनी है और उनके पास दो डिवीजन्स हैं, दैट इज अ बेवरेजेस डिवीजन एंड अ पिज्जा मेवन, ये दो उसके डिवीजन्स हैं। इंपीरियल बेवरेजेस जो हैं वो क्या करते हैं कि जिंजर बियर प्रोडक्शन करते हैं और उनकी कैपेसिटी है 10,000 बैरल्स पर मंथ। वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल उनकी जिंजर बियर है $8 पर बैरल एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ है उनकी 70,000 पाउंड्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इंपीरियल बेवरेजेस जिंजर बियर ऑन द आउटसाइड मार्केट इज 20 पर बैरल। और यही वाली जो बियर वो अगर बाहर बेचते हैं तो वो 20 पर बैरल जो है वो बेच सकते हैं। अब पिज्जा मूवन जो है वो परचेज प्राइस ऑफ रेगुलर ब्रांड ऑफ जिंजर बियर 18 पर बैरल, और जो रेगुलर ब्रांड ऑफ जिंजर बियर है वो जो मार्केट से वो खरीदते हैं पिज्जा मूवन वाले, वो 18 पर बैरल है। मीन बेसिकली पिज्जा मूवन जो है वो एक जिंजर बियर जो है वो अपने पिज्जा मेवन में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक प्रोडक्ट है दैट इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंपीरियल बेवरेजेस, जो कि उसी कंपनी का एक डिवीजन है। वो डिवीजन 20 पर बैरल बेचता है, लेकिन जो पिज्जा मूवर मार्केट से खरीदता है दैट इज 18 पर बैरल। मंथली कंजम्पशन ऑफ जिंजर बियर जो है वो 2000 बैरल्स है पिज्जा मोवन की। तो ये एक बेसिक डाटा है हमारे पास एग्जांपल के अंदर। हम देखते अब हमने नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना होती है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, द सेलिंग डिवीजन विच इज इंपीरियल बेवरेजेस डिवीजन, वो लोएस्ट लिमिट सेट करेगा। तो लोएस्ट एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस इज कैलकुलेटेड एज, वो उसकी जो लोएस्ट जो प्राइस होगी वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसफर प्राइस इज शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, मीन वो कहता है कम अज कम ये इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो, प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स, जो वो सेल अपनी लॉस कर रहा है उसके ऊपर जो रेगुलर सेल्स उसकी लॉस हो रही है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड, और कितने यूनिट वो ट्रांसफर कर रहा है ये उस पे डिवाइड करके पर यूनिट हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। दिस इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट डिवीजन, एंड दिस इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मिनिमम लिमिट आ जाएगी जो कि एक सेलिंग डिवीजन की आ जाएगी, दैट इज द लोएस्ट एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस। वो चाहेगा कि वो इससे ज्यादा से ज्यादा प्राइस वसूल करे। On the other side, buying division pizza oven, highest acceptable transfer price is calculated as, जो उसकी हाईएस्ट एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस क्या हो सकती है, दैट इज दैट ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू, कम होनी चाहिए इससे, इस लिमिट से कम होनी चाहिए, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, दैट इज द मार्केट प्राइस, जिसके ऊपर उसको मार्केट से वो वाली चीज मिल रही है, वो कोशिश करेगा, वो अगर उसको उतने की मिलती है तो ठीक है, या उससे ज्यादा की मिलेगी तो वो मार्केट से खरीद लेगा, लेकिन अगर उसको उससे कम मिलेगी तो फिर वो आपके पास आएगा या जो जो इंपीरियल बेवरेजेस से वो खरीदेगा। If an outside supplier does not exist, अगर outside supplier नहीं है, the highest acceptable transfer price is calculated as, और अगर जो बाहर outside supplier नहीं मौजूद तो transfer price should be less and equal to profit to be earned per unit sold, not including the transfer price। और जो profit पर यूनिट के ऊपर जो एक सेल करने से जो प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को, वो उसके लिए जो है वो जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग इंक्लूड नहीं है, वो उसको उसकी ट्रांसफर प्राइस बन जाएगी। कि वो जो ट्रांसफर प्राइस जो है वो प्रॉफिट जितना अर्न कर रहे हैं उसको एक यूनिट को मार्केट में बेचने से वो उसकी जो है वो मैक्सिमम
प्राइस हो सकती है बाय एक्सेप्टिंग इंटरनल ऑर्डर्स। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर बाहर की मार्केट एग्जिस्ट ना कर रही हो तो उस सूरत में हम ये रूल लगाते हैं कि ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू प्रॉफिट टू बी अर्नड पर यूनिट सोल्ड। एक यूनिट बेचने से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसके बराबर ट्रांसफर प्राइस जो है वो कम अज कम होनी चाहिए, या मैक्सिमम उसके ट्रांसफर प्राइस उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर पिज्जा मोवन या जो यू मस्ट से बाइंग डिवीजन। अब हम लोग वो डाटा जो है वो इसमें पुट करके देखते हैं। इफ इंपीरियल बेवरेजेस हैज सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी, एग्जाम्पल में एक नई चीज ऐड की हमने कि उसके पास सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी है, मीन 3000 बैरल टू बी सेटिस्फाई पिज्जा मोवन डिमांड। उसके पास जो 3000 बैरल की कैपेसिटी मौजूद है, जो पिज्जा मोवन की डिमांड है 2000 बैरल की, लेकिन उसके पास जो खाली कैपेसिटी है दैट इज 3000 बैरल्स। विदाउट सैक्रिफाइंग सेल्स टू अदर कस्टमर्स, वो अदर कस्टमर्स की सेल को सेक्रीफाइस किए बगैर जो है वो उसकी डिमांड को पूरा कर सकता है। देन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसफर प्राइसेस आर कंप्यूटेड एज फॉलोज। उसी फॉर्मूला को हम यूज करके अगर हम लोग उसकी प्राइस निकालते हैं तो लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 विच इज द वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल, प्लस कोई चूंकि वो सेल सेक्रीफाइस नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है 3000 की, उसको रेगुलर सेल सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगी, इसलिए दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट इज जीरो एंड डिवाइडेड बाय जो यूनिट वो ट्रांसफर कर रहा है दैट इज 20,000 एंड इक्वल टू दैट इज 8। इट मींस इफ imperial beverages has sufficient idle capacity, then the transfer price जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो 8 पाउंड पर बैरल होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल। और जो दूसरी तरफ अगर हम बाइंग डिवीजन की बात करें तो उसकी जो के वो मार्केट से 18 पाउंड पर बैरल खरीद सकता है, तो इसलिए उसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो दैट वुड बी 18 पाउंड पर बैरल होगी। सो देयर वुड बी एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस रेंज इज 8 to 18। जो भी ट्रांसफर प्राइस 8 और 18 के दरमियान में होगी वो दोनों ही मैनेजर के लिए एक्सेप्टेबल होगी। अगर वो 10 रखी जाती है, 15 रखी जाती है, 20 रखी जाती है, तो सॉरी 10 रखी जाती है, 15 रखी जाती है, 17 रखी जाती है, 16 है, 14 है, जो भी प्राइस होगी बिटवीन दीज टू फिगर्स वो एक्सेप्टेबल प्राइस होगी दोनों डिवीजन्स के लिए। वो 18 से उसको कम मिल जाएगी प्राइस और इसको 8 से ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये उसकी बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट है जो कि वो एक यूनिट प्रोवाइड करेगा उसको। तो ये वो सिचुएशन थी जब कोई भी आइडल कैपेसिटी नहीं, सॉरी आइडल कैपेसिटी सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी मौजूद थी। लेकिन अगर यही वाली सिचुएशन हो कि नो आइडल कैपेसिटी हो, मीन उसके पास जो 10,000 यूनिट की कैपेसिटी थी तो वो 10,000 यूनिट बना के मार्केट में बेच रहा है, तो उस सूरत में हम लोग इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे कि जो पिज्जा मूवन है उसको 2000 बैरल चाहिए और वो उसकी प्रोडक्ट को, उसकी डिमांड को मीट करने के लिए उसकी अपनी रेगुलर सेल्स होंगी वो 2000 बैरल से कम करना पड़ेगी। तो इस लिहाज से हम लोग ट्रांसफर प्राइस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल प्लस जो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट है। वो मार्केट में बेच रहा है $20 की और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 8 पाउंड, तो 20 माइनस 8 करेंगे तो दैट इज इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैरल। और 2000 बैरल चूंकि उसने शिफ्ट ट्रांसफर करना है तो वो मल्टीप्लाई करेगा इसको 2000 के साथ और डिवाइडेड बाय 2000 करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
इसकी आ जाएगा 20 माइनस 8 12 आ जाएगा, और 12 को 2000 कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो 12 प्लस 8 दैट इज 20। तो इसके लिए मिनिमम जो प्राइस होगी दैट इज 20, लेकिन इसके लिए जो मैक्सिमम प्राइस होगी दैट इज 18। इट मींस ये कहेगा कि भाई मैं 20 का कम अज कम दे सकता हूं, और ये कहेगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 18 पे कर सकता हूं। तो जब ये ज्यादा मांग रहा है और ये उसकी मैक्सिमम रेंज ही 18 है, तो कंपनी क्या कहेगी कि भाई तुम ये जो 20 का देना चाह रहे हो ये मार्केट प्राइस है उसकी अपनी, इसलिए उसको कहा जाएगा कि तुम मार्केट में बेचते रहो। और इस डिवीजन से कहा जाएगा कि तुम्हें जिस सप्लायर से 18 का मिल रहा है तुम 18 का खरीदते रहो। तो इस सूरत में दोनों में नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मिनिमम रेंज है वो इसकी मैक्सिमम रेंज से ज्यादा है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्टेबल रेंज नहीं बनेगी। अगर ये कम होती 18 से तो फिर रेंज बनती थी, चूंकि ये 18 से एक्सीड कर गई है, इसकी मैक्सिमम लिमिट से ये वाली इसकी मिनिमम लिमिट एक्सीड कर गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेबल रेंज नहीं बनेगी। तो कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि भाई ये 20 का मार्केट में बेचते रहें, और ये इनसे इनसे कहा जाएगा कि ये 18 का मार्केट से अपने रेगुलर जो भी सप्लायर है उससे खरीदते रहें। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कंपनी जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती और इसके पास जो है वो पार्शियल कैपेसिटी होती, सम आइडल कैपेसिटी होती, वो सिचुएशन थी नो आइडल कैपेसिटी। अब ये है सम आइडल कैपेसिटी। उस सूरत में हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि उसके पास 1000 बैरल की कैपेसिटी है, लेकिन उसकी डिमांड है 2000 बैरल्स। इट मींस कि उसको इनकी डिमांड पूरी करने के लिए अपनी 1000 बैरल की जो रेगुलर सेल्स हैं उनको कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफर प्राइस पर कैलकुलेट करने के लिए जो 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 उसकी लोएस्ट लिमिट है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20 माइनस 8 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो सेक्रीफाइस्ड यूनिट्स हैं। यहां पे उसको 2000 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करना है बल्कि 1000 यूनिट सेक्रीफाइस करना है, और ये जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2000 यूनिट पे जब डिवाइड करेगा तो दैट बिकम्स 6 पर यूनिट। देखें इसको 20 माइनस 8 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 12000 डिवाइडेड बाय 2000 तो 6000, सॉरी 2000 करेंगे तो 6 पर यूनिट आ जाएगा, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 पर यूनिट आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि इसकी जो लोएस्ट पॉसिबल ट्रांसफर प्राइस है दैट इज 14। ये चाहेगा कि मुझे कम अज कम कितनी प्राइस मिलनी चाहिए, 14 या फिर इससे ज्यादा, 14 15 16 17 18 19 जितनी भी मिल जाए उसको। और इसकी जो रेंज है दैट इज मार्केट प्राइस, जिसके ऊपर ये मार्केट से खरीद सकता है, दैट इज 18। सो हेयर पॉसिबल रेंज इज पॉसिबल दैट इज 14 to 18, and transfer price can be in between these two range 14 and 18. 14 is the minimum price which a selling division can want, and the maximum 18 is the maximum price which a buying division is ready to pay. Mean the price between these two figures can be a negotiated price, और इनके दरमियान में ये प्राइस सेट हो सकती है। एवेल्युएशन अगर हम करते हैं, इफ अ ट्रांसफर प्राइस विद इन अ कंपनी वुड रिजल्ट इन हायर ओवरऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर इज ऑलवेज अ रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस within which both of the selling and buying division would have higher profits if they agree to the transfer. जो ट्रांसफर प्राइस वो होनी चाहिए जिसके ऊपर कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा हो।
So in negotiated transfer pricing, there is a range of transfer price, that is the minimum and maximum transfer price. और दोनों डिविजन्स के लिए उस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और उस लिहाज से कंपनी का भी ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि वो वाली प्राइस होनी चाहिए जिस पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। और जो नेगोशिएटेड ट्रांसफर की प्राइस की रेंज होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम की, और जब उसके दरमियान में प्राइस सेट की जाएगी तो उस सूरत में दोनों मैनेजर्स की या दोनों डिविजन्स के प्रॉफिट भी मैक्सिमम होंगे। सो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसेस जो है वो गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स टू ईच डिविजन्स, एंड समटाइम्स इट गिव्स अ सब ऑप्टिमल डिसीजन। और उसके लिए फिर हम लोग वो फिर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस के दरमियान में वो प्राइस जो है वो सेट कर देते हैं, और टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और उस रेंज में से वो प्राइस सेट करने की कोशिश करती है जिसके ऊपर ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। सो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हम नेगोशिएटेड प्राइसिंग में हासिल कर सकते हैं। If managers are pitted against each other rather than against their past performance, or reasonable benchmarks, or non-cooperative atmosphere is almost guaranteed। अब दोनों मैनेजर अगर एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बनती है, वो दोनों मैनेजर एक दूसरे के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो वो फिर पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से या पास्ट हालात की वजह से वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है और रीजनेबल बेंचमार्क्स नहीं हैं, तो उस सूरत में फिर एक नॉन कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। दोनों मैनेजर जो है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से हमारी जो जो ट्रांसफर प्राइस है वो एक रीजनेबल ट्रांसफर प्राइस सेट नहीं हो पाती है। तो ये भी एक हम लोग नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस की लिमिटेशन में शामिल कर सकते हैं कि भाई जब लोग मैनेजर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे से उनकी जो है वो लड़ाई होती है, तो उस सूरत में जो है वो एक रीजनेबल बेंचमार्क भी नहीं होता है और एक दूसरे के साथ वो काम भी नहीं करते हैं, तो नॉन कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। और नॉन कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट नहीं की जा सकती है। वो यहाँ पे जो है वो फिर नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट की वजह से, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर की वजह से वो ट्रांसफर प्राइसिंग जो नेगोशिएटेड है उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। Given the disputes that often accompany the negotiated process, most companies rely on some other means of setting transfer price। और जब दोनों मैनेजर्स के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है और वो एक प्राइस पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो उस सूरत में फिर कंपनी इंटरफेयर करती है, टॉप मैनेजमेंट, और फिर वो एक और ट्रांसफर प्राइस का मेथड अप्लाई करके दोनों को मैनेजर्स को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली जो डिस्कशन के अंदर डुअल ट्रांसफर प्राइसिंग की टेक्निक बताई थी कि वो दोनों मैनेजर्स को डुअल ट्रांसफर प्राइस करने की जो है वो ऑफर दे देते हैं। वो कहते हैं जी कि आप अपनी प्राइस लगा लो, आप अपनी प्राइस लगा लो उसके मुताबिक, या फिर वो लमसम जो है जो फीस है या प्रॉफिट है या कॉस्ट रिकवरी है उसकी ऑप्शंस दे देते हैं। तो इस तरीके से टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंटरफेयर करके उनकी जो आप समझ रहे हैं डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकती है, और जो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली प्राइस हो सकती है उसको सेट किया जा सकता है। जनरल गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हो सकती हैं? कंपेटिटिव मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यूज मार्केट प्राइस। जब कंपेटिटिव मार्केट हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तो उस वक्त आप मार्केट प्राइस यूज करें, दैट इज द मोस्ट सूटेबल टेक्निक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। जब कंपेटिटिव मार्केट होती है तो उस वक्त हम जो प्राइस यूज करनी चाहिए जिसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा एंड ऑप्टिमल डिसीजन बनेगा, दैट इज द मार्केट प्राइस। एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की अगर कंपेटिटिव मार्केट मौजूद है तो उसमें जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। दिस इज द बेसिकली जर्नल रूल फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग।
नो मार्केट फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अगर मार्केट नहीं है, और एन इनपरफेक्ट मार्केट, तो अगर वो इनपरफेक्ट मार्केट है, ट्रांसफर एट मार्जिनल कॉस्ट, ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट, plus a lump sum or negotiation may be appropriate in certain circumstances। और अगर मार्केट इम्परफेक्ट मार्केट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की, और अगर वो मार्केट मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ लमसम जो जो फी है या लमसम अमाउंट है वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग यूज कर सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट हो इन दैट सर्कमस्टांसेस। उसके अंदर जो भी अप्रोप्रिएट टेक्निक हो सकती है वो हम यूज कर सकते हैं। यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। और जो आप तो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग जब आप कर रहे हूं, तो उसके लिए जो आप कॉस्ट्स यूज कर रहे हूं पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, दैट शुड बी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये कुछ जर्नल रूल्स हैं जब हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे या ट्रांसफर प्राइसिंग का डिसीजन कर रहे होंगे। और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स को फ्रॉम हायर टैक्स रीजन्स टू लोअर टैक्स रीजन्स ट्रांसफर करना चाह रही होती हैं, तो उस वक्त जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करते हैं, और वो ऐसी ट्रांसफर प्राइस रखने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है वो एक ऐसे रीजन से जिसमें हायर टैक्सेस हैं वहां से मूव करके ऐसे रीजन में चला जाए जहां पे लो टैक्सेशन है। जैसे इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो दो मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही होती हैं, और कुछ ममालिक में जो टैक्स होते हैं वो कम होते हैं, और कुछ ममालिक में टैक्स जो है वो ज्यादा होते हैं। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने उस डिवीजन को जो कि हाई टैक्स कंट्री के अंदर है उसका प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू उस कंट्री में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर जो है वो टैक्स रेट कम है। दिस इज बेसिकली अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि जिसमें कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट को लो टैक्स रीजन्स के अंदर ट्रांसफर करती हैं बाय अप्लाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक। इस लिहाज से वो अपने टैक्स को सेव कर सकती हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकती हैं। Here is another question. Division B has asked Division A of the same company to supply it with 6,000 units of a part this year to use in one of its products. डिवीजन बी जो है उसने डिवीजन ए से कहा है कि वो 6,000 पार्ट्स उसको ट्रांसफर करे जो उसने अपने प्रोडक्ट्स में यूज करने हैं। डिवीजन बी हैज रिसीव्ड अ बिड फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर फॉर द पार्ट्स एट अ प्राइस ऑफ 17। और डिवीजन बी जो है ये वाला पार्ट जो है वो 17 पर यूनिट जो है वो मार्केट में बेच सकता है। डिवीजन ए has the capacity to produce 30,000 units of its parts per year। डिवीजन ए जो है उसकी कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स की है। Division A expects to sell 27,000 units of the part to outside customers this year at a price of 18 per unit। वो मार्केट में 18 पर यूनिट जो है वो क्या कर सकता है, बेच सकता है इन पार्ट्स को, और वो 27,000 यूनिट्स पे काम कर रहा है। इट मींस इट हैज 3,000 कैपेसिटी जो कि वेकेंट है। 3,000 की कैपेसिटी उसके पास मौजूद है क्योंकि वो 27,000 यूनिट्स पे काम कर रहा है और वो हर एक यूनिट 18 का बेच रहा है। और डिवीजन बी को जो मार्केट से ऑफर आई है वो 17 पर यूनिट आई है। ओके, टू फिल द ऑर्डर फ्रॉम डिवीजन बी, डिवीजन ए वुड बी कट, डिवीजन ए वुड हैव टू कट बैक इट्स सेल्स टू आउटसाइड कस्टमर्स। आउटसाइड कस्टमर्स की उसकी सेल्स कम करना पड़ेगी उसको जब अगर उसने वो 6,000 का ऑर्डर पूरा करना है तो। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस पार्ट्स एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 पर यूनिट। डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट है 9 पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ पैकिंग एंड शिपिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ आउटसाइड कस्टमर्स इज 1 पर डॉलर। और $1 की कॉस्ट जो है वो क्या है
कि उसको पैकिंग की भी लगाना पड़ती है आउटसाइड कस्टमर्स को। जब वो इंटरनल ट्रांसफर करेगा उसमें उसको ये पैकिंग कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगी। दीज पैकिंग एंड शिपिंग कॉस्ट वुड नॉट बी इनकर्ड ऑन द सेल्स टू द पार्ट्स ऑफ डिवीजन बी। और अगर वो डिवीजन बी को ये पार्ट्स भेजेगा तो उसको ये वाली ₹1 की कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगी। कैलकुलेट द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस विद इन बोथ द डिवीजन profits would increase as a result of agreeing of transfers 6,000 parts this year from division A to division B. Okay. ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन बी के लिए, जो कि क्या है, हमारा बाइंग डिवीजन है। बाइंग डिवीजन के लिए जो ट्रांसफर प्राइस होगी उसकी रेंज क्या होगी? ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सॉरी ये मैंने मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है, दैट इज फॉर डिवीजन ए जो कि सेलिंग डिवीजन है। उसके लिए जो ट्रांसफर प्राइस है वो मैक्सिमम जो क्या हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द लॉस्ट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू उसके पास जो मार्केट में वो बेच रहा है दैट इज 18 पर यूनिट, माइनस उसको जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 9 पर यूनिट, माइनस जो उसकी पैकिंग कॉस्ट है दैट इज 1 पर यूनिट। तो दोनों को आपने माइनस किया 18 में से, तो उसके पास जो उसकी कॉस्ट आ गई दैट इज, और मल्टीप्लाई बाय वो कितने यूनिट मार्केट से कम करेगा दैट इज 3000। सैक्रिफाइस यूनिट्स आर 3000 और वो ट्रांसफर कितने करेगा 6000 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 6000। तो मैंने उस पूरे फॉर्मूला में इनकी फिगर्स को पुट कर दिया। तो 18 में से 9 माइनस किए, उसमें से 1 माइनस किया तो 8 बन गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 3000 के साथ तो 24000 बन गया। 24000 को 6000 पे डिवाइड किया तो 4 बन गया। तो पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 4। Demand from the outside customers is 27,000 and units required by division B is 6,000. Total requirement is 33,000 and capacity is 30,000. Required reduction in sales to outside customer that is 3,000. ये जो 3,000 है ये इसकी कैलकुलेशन है कि टोटल डिमांड उसकी कस्टमर्स को, आउटसाइड कस्टमर्स को 27,000 की थी, जो डिवीजन बी ने उससे मांगे हैं वो 6,000 है। टोटल रिक्वायर उसको चाहिए 33,000, उसकी टोटल कैपेसिटी है 30,000 और जो 3,000 यूनिट्स है उसको अपनी रेगुलर सेल को कट करना पड़ेगा। इस लिहाज से जो उसकी ट्रांसफर प्राइस बनेगी वो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 9 पर यूनिट। हेयर इज 9 बिकॉज उसकी जो 1 रुपी पर यूनिट उसकी पैकिंग कॉस्ट है वो ट्रांसफर की सूरत में नहीं आएगी। तो यहां पे उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट बनती है दैट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज 9 प्लस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज 4। 9 + 4 इज इक्वल टू 13। तो ये कहेगा कि मेरे कम अज कम प्राइस कितनी होनी चाहिए 13। और जो दूसरा डिवीजन है डिवीजन बी, वो चाहेगा कि उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो 17 हो सकती है जो कि उसको मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग की वो 13 से ज्यादा और 17 से कम बनेगी। 13 to 17 के दरमियान में ट्रांसफर प्राइस अगर हम रखेंगे तो दैट वुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन। हर एक डिवीजन का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कर देगी। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने अभी पीछे जो पिज्जा मोवन और जो इंपीरियल बेवरेजेस वाली एग्जांपल की थी उसी के अंदर। सिर्फ यहाँ पे डिवीजन ए का आना है और यहाँ पे डिवीजन बी आना है, ये मैंने उलट लिख दिया है इसको सॉल्यूशन बनाते हुए। सो हेयर शुड बी डिवीजन ए एंड हेयर शुड बी डिवीजन बी। डिवीजन ए के लिए जो मिनिमम प्राइस हो सकती है दैट इज 13 और डिवीजन बी के लिए जो मैक्सिमम प्राइस हो सकती है बिकॉज डिवीजन बी इज द यू मे से बाइंग डिवीजन, वो उसके लिए मैक्सिमम प्राइस हो सकती है। और जो डिवीजन ए है दैट इज द सेलिंग डिवीजन, उसके लिए मिनिमम रेंज हो सकती है, तो वो मिनिमम रेंज इज 13 एंड मैक्सिमम रेंज इज 17। ओके, एक और सवाल है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिवीजन एक्स डिवीजन एंड वाई डिवीजन। एक्स डिवीजन प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक्स डिवीजन जो है वह दो प्रोडक्ट्स बनाता है ए और बी। प्रोडक्ट ए इज सोल्ड टू एक्सटर्नल कस्टमर फॉर 210 पर यूनिट।
ए प्रोडक्ट जो वो एक्सटर्नल मार्केट में बेची जाती है 210 रुपए पर यूनिट के लिहाज से। द ओनली आउटलेट फॉर प्रोडक्ट बी इज वाई डिवीजन, जबकि जो बी प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं बिकती, सिर्फ और सिर्फ वाई डिवीजन को ट्रांसफर की जाती है। वाई डिवीजन सप्लाइज टू एन एक्सटर्नल मार्केट, वाई डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल मार्केट को सप्लाई करता है एंड कैन ऑब्टेन इट सेमी फिनिश सप्लाईज प्रोडक्ट बी फ्रॉम आइदर एक्स डिवीजन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। वाई डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से ले सकता है या फिर इंटरनली क्या कर सकता है, एक्स डिवीजन से भी वो वाली प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बी है वो हासिल कर सकता है। Product division Y currently has the opportunity to purchase product B from external suppliers at 190 per unit। जो प्रोडक्ट बी है वो वाई डिवीजन को मार्केट से 190 की मिल सकती है। द कैपेसिटी ऑफ एक्स डिवीजन इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ आउटपुट, कैपेसिटी जो एक्स डिवीजन की है वो यूनिट ऑफ आउटपुट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस, उसको ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट ए बनाए या चाहे सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाए या दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए, ये दोनों के लिए ही एक ही तरह की कैपेसिटी यूज होती है। द एसोसिएटेड प्रोडक्ट कॉस्ट दैट आर फॉलोज, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ए की है वो कोई नहीं है, बी की है वह 160 और सॉरी ए की है 160। ये थोड़ा सा जो है वो प्लेसमेंट गलत हो गई है, ए की 160 है और बी की 175 है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज 25 एंड 25 and total cost per unit is 185 and 200। Transfer price of the sale of product B from X division under the following condition: X division has the spare capacity and limited external market for product A, and X division is operating at full capacity with unsatisfied external demand of product A। और ये दो सिचुएशंस हैं, इन दोनों सिचुएशंस में हमारा जो है वो सोल्यूशन क्या बनेगा जी, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली एक्स डिवीजन जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है और प्रोडक्ट ए जो वो बना रहा है, क्योंकि वो दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और उसके पास अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए है। इट मींस कि उसका फोकस ये होगा कि वो सारे का सारा प्रोडक्ट ए बनाए, क्योंकि वो प्रोडक्ट ए भी बना सकता है, प्रोडक्ट बी भी बना सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकता है। तो अगर उसकी डिमांड ए की बहुत ज्यादा है तो वो कोशिश करेगा कि डिमांड प्रोडक्ट ए की पूरी करे। अगर वो डिमांड प्रोडक्ट ए की पूरी नहीं करता है और उसको बंद करके कुछ प्रोडक्ट बी के यूनिट बनाता है फॉर सप्लाइंग टू वाई डिवीजन, तो उस सूरत में उसे प्रोडक्ट ए सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट सेक्रीफाइस करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 50। तो वो 50 पर यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए है फॉर प्रोड्यूसिंग अ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अगर वो एक यूनिट प्रोडक्ट बी को बनाता है तो उसे एक यूनिट प्रोडक्ट ए को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो एक यूनिट अगर वो प्रोडक्ट ए का सैक्रिफाइस करता है तो इट लॉस 50 पर यूनिट, क्योंकि 210 उसकी प्राइस है और 160 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरीके से 50 रुपए वो पर यूनिट सैक्रिफाइस करेगा। और अगर वो प्रोडक्ट वाई डिवीजन को एक्स डिवीजन प्रोडक्ट बी ट्रांसफर करता है तो उसकी फिर जो ट्रांसफर प्राइस बनती है मिनिमम, that is variable cost plus opportunity cost which is equal to 225। 225 उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सॉरी ट्रांसफर प्राइस बनेगी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो इस प्राइस पे अगर वो ट्रांसफर करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो या लॉस जो है उसको नहीं होगा, बल्कि वो उसी प्रॉफिट या लॉस के ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर वो कोई भी डिमांड नहीं है, मीन दूसरा ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था। पहला अगर पॉइंट मैं देखता हूं, एक्स डिवीजन हैज स्पेयर कैपेसिटी एंड अनलिमिटेड एक्सटर्नल डिमांड ऑफ एंड लिमिटेड एक्सटर्नल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए। मीन पहला पॉइंट ये है कि एक्स डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी भी है, मीन उसके पास कैपेसिटी है, वो प्रोडक्ट बना सकता है, और एक्सटर्नल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए भी लिमिटेड है, मीन वो उसके पास गुंजाइश भी है, सारी की सारी प्रोडक्ट ए उसकी
बिक भी नहीं रही है, तो उस सूरत में वो क्या कर सकता है कि अपनी प्रोडक्ट, अपनी कैपेसिटी को प्रोडक्ट बी बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस सूरत में चूंकि उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसको कोई भी प्रोडक्ट ए की डिमांड को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता है, तो उस लिहाज से जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर बनेगा दैट इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, जो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो उसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बनेगी। तो इस सिचुएशन में 1 वाले पॉइंट में जो उसकी ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी दैट वुड बी 175, और जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगी जो कि एक्सटर्नल सप्लायर है, जो उसकी जो एक्सटर्नल सप्लायर से उसको वाई डिवीजन opportunity to purchase product B from external supplier at rupees 190, तो वो 190 का मार्केट से खरीद सकता है। तो उसकी मिनिमम प्राइस होगी ट्रांसफर प्राइस 175 एंड मैक्सिमम होगी 190। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। कि पहले क्वेश्चन में उसकी अगर ट्रांसफर प्राइस की रेंज क्या बनती है फॉर बोथ डिविजन्स, प्रोडक्ट बी फॉर एक्स डिवीजन, चूंकि उसने सिर्फ एक्स डिवीजन का पूछा है, अगर हम बोथ डिवीजन्स की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज ऑफ प्राइस बनती है दैट इज 175 टू 190। लेकिन अगर जो दूसरी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो उस सूरत में उनकी रेंज जो है वो पॉसिबल नहीं बनेगी, क्योंकि ये चाहेगा कि एक प्रोडक्ट उसकी मिले उसको 225, लेकिन उनको मार्केट में मिल रहा है 190 का, तो जो कि उनकी रेंज से क्या है, कम है। तो इस लिहाज से इस सिचुएशन में सेकंड में कोई भी उनको जो है वो एक रेंज ट्रांसफर प्राइस की नहीं बनेगी। ऐसी सिचुएशन में कंपनी ये कहेगी कि आप प्रोडक्ट ए को बना के बेचते जाओ, एक्स डिवीजन को वो ये कहेगी कि आप प्रोडक्ट ए बना के बेचते जाओ, और वाई डिवीजन से कहेगी कि आप अपनी डिमांड पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बी मार्केट से 190 रुपए पर यूनिट के ऊपर खरीदते रहो। इस लिहाज से चूंकि वहां पे ट्रांसफर प्राइस की कोई भी रेंज नहीं बन पा रही है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं प्लीज। हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है जी।